बच्चों में रजनी माथुर अपन बीए पार्ट सेकंड का समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर अपन देख रहे थे और उसमें अपन कर रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व। इसमें अपन देख चुके थे समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं अपन देख रहे थे और उसमें समष्टि स्थैतिकी अपन ने देख लिया था। आज अब अपन बात करें समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थैतिकी की। समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थैतिकी ये आर्थिक समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के फलस्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। प्रोफेसर कीन्स का बदलते संतुलन का सिद्धांत इसका उदाहरण है। जैसे समष्टि आर्थिक स्थितिकी में अपन ने देखा था कि ये एक समीकरण देखा था y=c+i, यानी राष्ट्रीय आय हमारे उपभोग और विनियोग के बराबर होती है या इनमें हमेशा संतुलन होता है, यानी जितनी हमारी आय है उसको या तो हम उपभोग पे खर्च करेंगे या हम उसका निवेश कर देंगे। ये हमारे संतुलन की प्रथम अवस्था को बताता है। लेकिन अगर विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो नई संतुलन अवस्था का समीकरण हमारा जो बनेगा वो बनेगा yt=c+i प्लस डेल्टा आई। दोनों संतुलन अवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी कहा जाता है। अब यहाँ हम ये ऊपर वाला डायग्राम अगर हम देखें तो हमने यहाँ इस पे ये 45 डिग्री एंगल पे जो रेखा खींची है, ये रेखा हमारी समस्त पूर्ति फलन या सकल पूर्ति फलन या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन की रेखा है। c+i ये हमारे, एक मिनट, हाँ अब देखिए, ये c+i हमारी मांग फलन रेखा है। ये c+i हमारी समग्र मांग फलन रेखा है जो कि हमारे समस्त पूर्ति फलन के यथावत रहने पर हमारी ई बिंदु के ऊपर संतुलन की अवस्था को बताती है, जहां हमारी राष्ट्रीय आय OY डिसाइड होती है। अब मान लें हमारे विनियोग में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन आता है डेल्टा आई के बराबर, तो इससे समस्त पूर्ति फलन हमारा यथावत रहते हुए भी समस्त मांग फलन में विनियोग व्यय के बराबर वृद्धि हो जाएगी। ये बिल्कुल पैरेलल वृद्धि होगी और अब हमारा जो ये मांग फलन बनेगा वो c+i की जगह c+i प्लस डेल्टा आई बनेगा। इससे हमारा नया संतुलन बिंदु E1 आएगा और ये E1 पे हमारी राष्ट्रीय आय का स्तर OYT होगा। इन दोनों संतुलन अवस्थाओं की राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक विश्लेषण समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी का विषय क्षेत्र है। अब इस आधार के ऊपर अब हमने जैसे उस दिन एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लें A यानी स्वायत्त उपभोग हमारा 50 करोड़ रुपए है, विनियोग हमारा 100 करोड़ रुपए है, सरकारी व्यय 50 करोड़ रुपए है, B का जो मूल्य है वो 0.8 है, डेल्टा आई यानी निवेश के अंदर जो परिवर्तन होता है वो 50 करोड़ रुपए का होता है। तो अब हमारा जो समीकरण बनेगा वो समीकरण बनेगा y=a प्लस आई बार प्लस डेल्टा आई प्लस जी बार अपॉन 1 - b।
और ये वैल्यूज़ हम इस समीकरण के अंदर रख दें तो ये समीकरण हमारा होगा y = 50 उपभोग का मूल्य, 100 निवेश का मूल्य, 50 निवेश में वृद्धि का मूल्य और 50 हमारे सरकारी व्यय का मूल्य। ये हमारा मिलकर के हो जाता है 250 और ये डिवाइड हम करेंगे 1 - 0.8 से यानी 0.2 से, तो ये नई वैल्यू हमारे पास में आती है, वो वैल्यू है 1250 करोड़। यानी अगर हम 50 करोड़ रुपए का विनियोग बढ़ाते हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो कि पहले हमारे 1000 करोड़ रुपए हुई थी, अब बढ़ के 250 करोड़ रुपए बढ़ के 50 करोड़ के निवेश पे हमारी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई वो 250 करोड़ रुपए की हुई और अब हमारी कुल राष्ट्रीय आय YT जो आई है वो है 1250 करोड़ रुपए के बराबर। ठीक है, अब तीसरी बात अब अपन करें समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी की। समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी विश्लेषण अब अपन देखें। तीसरा समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया और परिवर्तन की गति का अध्ययन करते हैं। अब इसमें माना कि T अवधि का उपभोग पिछले समय की T-1 की आय पर निर्भर करता है, तो आय और उपभोग का ये प्रावैगिक संबंध फलनात्मक रूप से हमारा जो होगा वो होगा CT इज फंक्शन ऑफ YT-1। इसमें CT किसी समय की कोई एक टाइम पीरियड हमारा है T, उसमें होने वाला उपभोग की कुल मात्रा को बताता है जो कि T-1 यानी हमारी पिछली आय का फलन है। और इसी प्रकार किसी समय में शुद्ध विनियोग त्वरक और T समय में होने वाले परिवर्तन का फलन है। यानी हम इसको अगर सूत्र के रूप में बताएं तो ये होगा IT इज फंक्शन ऑफ डेल्टा YT या IT इज फंक्शन ऑफ YT-1 होगा। अब ये सामने हमारे सामने ये नीचे वाला, हाँ ये आप देखें डायग्राम, तो इसमें कुल मांग फलन, कुल उपभोग फलन और कुल विनियोग फलन, इस रेखा को कुल पूर्ति फलन रेखा OY के द्वारा बताया गया है। इसका प्रारंभिक संतुलन बिंदु E पर है। देखिए इसको थोड़ा जूम करूं। हाँ, प्रारंभिक संतुलन इसका E पर है जहां राष्ट्रीय आय हमारी OY है। अब अगर निवेश को बढ़ाया जाता है डेल्टा I के बराबर, तो उससे मांग फलन रेखा जो हमारी होगी वो होगी C+I प्लस डेल्टा I के बराबर, जो कि पहले C+I के पैरेलल होगी। और इसमें हमारा नया संतुलन बिंदु E1 बिंदु पर आता है जहां राष्ट्रीय आय का स्तर OYT, सबसे नीचे देखें OYT होता है। यहाँ हम देखें तो प्रारंभ में शून्य अवधि में विनियोग में वृद्धि डेल्टा I से पहली समय अवधि में आय में परिवर्तन डेल्टा Y1 = डेल्टा I होगा। यानी आय में परिवर्तन हमारे विनियोग में परिवर्तन के बराबर होगा पहली समय अवधि में। इसमें आय वृद्धि से उपभोग में परिवर्तन होगा और अतिरिक्त आय और उपभोग की सीमांत क्षमता के गुणनफल के बराबर होगा। अब उपभोग की सीमांत क्षमता हमारी 0.8 है, तो इसके गुणनफल के बराबर हमारी
हमारे उपभोग में परिवर्तन आएगा और उपभोग में वृद्धि से समयावधि 2 T2 आय में वृद्धि डेल्टा Y2 = B डेल्टा आई होगी। तो इस तरह आय प्रजनन की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि T अवधि के कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन का संतुलन E पर नहीं पहुंच जाता है। या हम संक्षेप में हम इसको अगर कहें तो डेल्टा Y = डेल्टा आई प्लस B डेल्टा आई प्लस B2 डेल्टा आई प्लस B3 डेल्टा आई गोइंग अप टू BT - 1 डेल्टा आई होगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि T समय अवधि की आय का नया संतुलन की स्थापना E से E1 तक का जो रास्ता है वो समष्टि प्रावेगिक संतुलन मार्ग या मैक्रोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पाथ है, जो क्रमशः E से L, L से M, M से N, N से O, O से P और यहाँ से ऐसे चलता हुआ E1 तक पहुँचता है, जिस पर OYT आय का निर्धारण होता है। अब ये एग्जाम्पल हमारे पास में पुराना ही है कि जिसमें हमारी जो उपभोग है वो 50 करोड़ रुपए है, इन्वेस्टमेंट हमारा 100 करोड़ है, सरकारी व्यय 50 करोड़ रुपए है, B की वैल्यू 0.8 है और उपभोग में विनियोग में परिवर्तन 50 करोड़ रुपए है। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूले में डालें, हम हर बार हमारे उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ और हमारे विनियोग में कितना परिवर्तन हुआ, हर समय अवधि का अगर हम इसको देखते रहें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो इनिशियल ईयर में तो हमारी आय का साम्य 1000 करोड़ रुपए पर होगा। इस 1000 करोड़ रुपए में से 800 रुपये उपभोग पे और 200 रुपये हमारे विनियोग पे फिर चले जाएंगे। इस 200 रुपये विनियोग की वजह से हमारी आय में जो वृद्धि होगी, शुरू में तो हमारे 50 करोड़ रुपए ही हमारे निवेश के बढ़ रहे हैं, तो हमारी आय में वृद्धि 1050 करोड़ रुपए है। इसी तरह से फिर हमारे और क्योंकि हम उस विनियोग को जारी रखे हुए हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय के अंदर होने वाली वृद्धि 1090 करोड़ रुपए, फिर उसके आगे वाले टाइम पीरियड में आने वाली वृद्धि 1122 करोड़ रुपए, उसके बाद आने वाली वृद्धि 1147.60 करोड़ रुपए और इस तरह से अगर हम चलते जाएं तो T समयावधि में ये वृद्धि हमारी कुल मिलाकर के 1250 करोड़ रुपए हो जाएगी, जो कि हमने समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत देखा था। लेकिन वहाँ हमने इसका ये रास्ता नहीं देखा था कि ये किस रास्ते को तय करती हुई ये आय की वृद्धि होगी, कि जैसे ही हम निवेश बढ़ाएंगे, निवेश के बढ़ने से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय के बढ़ने से फिर हमारे निवेश में वृद्धि होगी, फिर हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, फिर हमारे निवेश में वृद्धि होगी, फिर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, फिर निवेश में वृद्धि होगी और ऐसे करते करते हमारे आय का नया संतुलन स्तर तैयार हो जाएगा। बाकी का अब अपन कल देखेंगे।